हेलो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन अपना लगभग एंड हो चुका है। तो डेप्रिसिएशन में हमने सीखा कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा 15%, 15 नहीं और भी अलग अलग ब्लॉक है। तो प्लांट मशीन की बात बता रहा हूं मैं आपको, बिल्डिंग पर, फर्नीचर पे, सब पे बताया। लेकिन प्लांट मशीन पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्लांट मशीन पे आपको तीन तरह की चीज देखने को मिलेगी। एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन देखने को मिला, उसी न्यू प्लांट एंड मशीनरी अगर है तो उस पर आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन देखा 20% और 35%। अब उसी पर एक और चीज बताता हूं आपको, पेज नंबर 213 पर आए, 213 पर एक तो लिखा हुआ मिलेगा आपको सेक्शन 32AC, उसको तो कट कर दें। फिर पैरा नंबर 81.5 पर आपको मिलेगा सेक्शन 32AD, सेक्शन 32AD। ये सेक्शन नंबर याद मत रखना। क्यों मत रखना? क्योंकि इसके आगे 35AD आएगा एक, और एक 44AD आएगा, वो ज्यादा IMP है, वरना तुम AD में ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको याद रखें, इसके कंटेंट याद रखते हैं। क्या है इसका हेडिंग? इन्वेस्टमेंट अलाउंस इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ 4 स्टेट्स। इसका नाम डिप्रेशन नहीं लगा, इसका नाम रखा इन्वेस्टमेंट अलाउंस। है वही डिप्रेशन जैसा ही है, लेकिन कैसे और कब मिलेगा आप जरा ध्यान से इसकी कंडीशंस पढ़ेंगे। तो कंडीशंस नीचे लिखी हुई है, फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ दें, उसके बाद कंडीशन लिखिए, द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। नंबर 1, असेसी में बी कंपनी और अदर पर्सन। तो सिर्फ कंपनी या अदर पर्सन, तो सिर्फ कंपनी होता तो बात यहीं रुक जाती, लेकिन अदर पर्सन लिख दिया इन्होंने, इसका मतलब सब आ गए, मीन्स इंडिविजुअल भी आ गए, उसको भी ये डिडक्शन मिल सकता है। तो हम तो रखेंगे, हम तो बात मानेंगे एनी पर्सन। ही इट सेटअप अंडरटेकिंग एंटरप्राइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल थिंग्स। तो अगेन बात किसकी हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग की। फिर लिखा है थर्ड पॉइंट, सच अंडरटेकिंग मस्ट बी सेटअप इन एनी बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। फोर्थ है ही इट एक्वायर एंड इंस्टॉल। अब वर्ड इस पे ध्यान अंडरलाइन करें, एक्वायर एंड इंस्टॉल दोनों होना चाहिए। फॉर द पर्पस ऑफ सेट अंडरटेकिंग a new asset for this purpose means new plant machinery, but it does not include second hand machinery installed in office वगैरह वगैरह। यानी सेम ये पॉइंट कहां लिखा हुआ हमने देखा एडिशनल डिप्रिसिएशन में। तो यहां पर भी आप साइड में लिख रहे हैं सेम एज एडिशनल डिप्रिसिएशन एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी। तो जैसा वहां था वही, यानी उन्हीं असेट पर जिन जिन पर एडिशनल डिप्रिसिएशन आएगा उन्हीं पर ये वाला भी आ सकता है, अगर ये 4 स्टेट में है तो। ठीक है। और फिफ्थ है न्यू प्लांट मशीनरी शुड बी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल आफ्टर 2015 बट बिफोर 1 अप्रैल 2020 बोथ एक्विजिशन एंड इंस्टॉल ऑफ न्यू मशीनरी। दोनों काम आपके 2020 से पहले पहले हो जाना चाहिए। क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस, तो क्या लिखा है? इफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, investment allowance under section 32AD is 15% of actual cost of new asset. It is available in the year in which the new asset is installed. Install होना कंपल्सरी है, पुट टू यूज कंपल्सरी नहीं है। नॉट पुट टू, इंस्टॉल एक्वायर किया और लाके लगा दे। अब उसको ट्रायल रन करके देखी नहीं दिखी वो जरूरी नहीं। रेडी टू यूज है कि नहीं, एक्वायर करके इंस्टॉल कर दो आप बस। तो यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको इतनी बड़ी बात ना समझाते हुए, क्योंकि ज्यादा एमपी नहीं है और ज्यादा हम डीप में अगर जाएंगे तो बात समझ में आती नहीं है। इनकम टैक्स गहरा सागर है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, और ये सारी चीजें आप सीए फाइनल में रिपीट पढ़ोगे। बिजनेस सेट, सीए फाइनल की क्लासेस में सबसे पहले स्टार्टिंग ही बिजनेस सेट से होती है, वहां हाउस प्रॉपर्टी नहीं समझाया जाता है, वहां बिजनेस सेट ही मेन रहता है, क्योंकि कंपनी, फॉर्म, एलएलपी इनके क्वेश्चन रहते हैं। तो वहां हम डीप में पढ़ेंगे। यहां इन शॉर्ट हम अगर पढ़ें तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अलाउंस अंडर सेक्शन 32AD। एक बात, नंबर 1 एनी पर्सन, किसी को भी मिल सकता है। नंबर 2 किस पर मिलेगा? तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड
and installed in factory premises for manufacturing purpose before 1st April 2020। ये तो एक कंडीशन एक ही लाइन में लिख दिया हमने। दूसरी कंडीशन इन 4 स्टेट्स, दैट इज 4 स्टेट लिख देना, ठीक है ना। तो इसको बल्कि ऐसे लिख लेना, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ 4 स्टेट्स। उन 4 स्टेट में कहीं भी नहीं, उन 4 स्टेट के भी नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में अगर आप लगाते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? वो मिलेगा 15%, 15%। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज नॉट रिड्यूस फ्रॉम क्लोजिंग WDV में से माइनस नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 19-20 की बात करता हूं, 19-20 में मेरे पास ओपनिंग में 10 लाख की प्लांट मशीन थी, एक न्यू एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी खरीदी फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस इन 4 स्टेट्स बैकवर्ड एरिया, और वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी मैंने परचेज की सपोज 1 सितंबर 19 को 5 लाख में, उसमें से एक बेच दी 2 लाख में, बची 13 लाख। अब आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाएंगे एक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% तो लगा ही दे, है ना। और ये मोर देन 180 डेज है, हम वही मान लेते हैं इसको। तो सब पे कितना 13 लाख पे 15%, तो ये लग गया आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तो 15 तो लगना ही है ना। अब एडिशनल लगेगा क्या? तो यस, हम पढ़ के आए हैं, अगर एडिशनल की कंडीशन उसकी कंडीशन सेम है, तो अगर न्यू है तो यहां भी न्यू है, वहां प्लांट यहां भी प्लांट, वहां मैन्युफैक्चरिंग यहां भी मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ सेम है, बस स्टेट का फर्क है। वहां कोई भी स्टेट का होगा तो एडिशनल मिलेगा, और 4 स्टेट में अगर है तो वहां एडिशनल में याद करो, 4 स्टेट में एडिशनल डिप्रेशन 35% होता है। किसका 35%? न्यू असेट की ओरिजिनल कास्ट का, तो 5 लाख का 35%। और 4 बैकवर्ड एरिया में है, इसलिए आपको डेप्रेशन के अलावा इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी मिलेगा। कितना मिलेगा? इस 5 लाख का 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू असेट। और ये रिड्यूस नहीं होगा, यानी क्लोजिंग WDV यहां तक आ गई आपकी, अब इसमें से माइनस नहीं होगी, ये अलग से आप P&L में लिख दो, ये अलाउड है, आपको डिडक्शन मिल जाएगा आपको, आप अपनी इनकम कम करो इससे। तो आप देखो एक ही साल में आपने असेट पे 15% ये ले लिया, 35 ये ले लिया, 50 हो गया, 50 और ये 15, यानी एक ही साल में आपने इस असेट पर 15, 35, 15 यानी 65% डिडक्शन ले लिया अपने P&L में, अपनी इनकम रिड्यूस कर ली, टैक्स कम कर लिया, लेकिन कैश कुछ भी नहीं दिया क्योंकि नॉन कैश डिडक्शन थे, नॉन कैश एक्सपेंसेस था। स्टेप समझ में आ जाना चाहिए, इट इज नॉट रिड्यूस फ्रॉम क्लोजिंग WDV, इसमें से माइनस नहीं किया मैंने, ये तो और अच्छी बात हो गई। माइनस नहीं करने से फायदा क्या? अगले साल वापस इस वैल्यू पे फिर डिप्रेशन क्लेम कर लूंगा, जबकि वैल्यू माइनस हो जाती तो और कम पे डिप्रेशन क्लेम करता। तो यानी एक तरह से डबल बेनिफिट हो गया, एक तो अभी इस बार 15% डिडक्शन मिल रहा है, और ये वैल्यू माइनस भी नहीं हुई, ठीक है। जबकि यहां पर 75,000 आया, अगर 75,000 माइनस हो जाते तो अगली बार मुझे डिप्रेशन कम क्लेम होता, बट ज्यादा क्लेम हो रहा है। इस तरह का डिडक्शन है ये। स्टेप समझ में आ गई आपको पूरी? मैंने यहां डिप्रेशन फिर रिपीट कर दिया। यहां तक आपका अब जाके हम कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। ये भी इनडायरेक्टली डिप्रेशन ही है, लेकिन इसका नाम बदल के इन्वेस्टमेंट अलाउंस रख दिया। अब अगला सेक्शन आपको यही मिलेगा पेज नंबर 313 पर, टी कॉफी रबर। कट कर दें, आपके कोर्स में ही नहीं है, कोर्स में नहीं, पहले था, लेकिन उसके बाद इंस्टीट्यूट ने भी 2 साल पहले एक लिस्ट निकाली थी कि ये सेक्शन आपके कोर्स में नहीं है, तब से ये हट गया। तो ये हट गया, बहुत अच्छी बात होगी, कट कर देना पूरा ही। नेक्स्ट पेज पर आपको 81.7 पैराग्राफ मिलेगा। 81.7 पैराग्राफ में साइट रेस्टोरेशन फंड सेक्शन 32 ABA,
ये जब कोर्स में था तब मैं इसको ऐसे याद करवाता था बच्चों को कि 33 ABA मीन्स अब्बा, लेकिन अब ये कोर्स में नहीं है, इसको भी कट कर दो। 32 AC ये भी कोर्स में नहीं है, इसको भी कट कर दो। मजा आ रहा है ना? कट करने वाला सेक्शन बड़ा अच्छा लगता है तुमको। अब लेकिन सेक्शन 35 आया, साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, जो इस जमाने में तो बहुत जरूरी है और अभी कोरोना में तो और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना की रिसर्च चल रही है। साइंटिफिक रिसर्च ही तो है, सब लोग वैक्सीन लगाने में बनाने में भिड़े हुए। तो यहां पर डिडक्शन कैसे मिलेगा, ये मोस्ट टाइम सेक्शन है, बड़ा सेक्शन है, बहुत डिटेल सेक्शन है, हम अच्छे से पढ़ेंगे। कट करने वाले मैंने आपको बता दिए। कितने पेजेस का है आप खुद देख लीजिए इसको। फिर आप आएंगे पेज नंबर 220 पर। मैं आज पहले कट करवाने वाले बात बता दूं, क्योंकि बड़ा सेक्शन है, हमको पूरा डिटेल एक लेक्चर लगेगा उसके लिए। 222 पेज नंबर पर आपको एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग राइट टू यूज स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन ये मिलेगा, ये भी कट कर दें। इसके नीचे टेलीकॉम लाइसेंस लिखा है, ये भी कट कर दें, ये भी कोर्स में नहीं। और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया नेक्स्ट पेज 221 पर, वो भी कट कर दें। ले वैसे नॉलेज के लिए बता दूं मैं, क्योंकि आपने सुना होगा ये स्पेक्ट्रम घोटाला, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस 5G 4G की लाइसेंस मिले, जैसे जियो को लाइसेंस मिला तभी तो ऑपरेट कर पाए, आइडिया को एयरटेल को लाइसेंस मिला है तभी तो वो ऑपरेट कर पाते हैं। अगर लाइसेंस नहीं हो वो ऑपरेट करेगा क्या? कोई भी अपना टावर लगा के टेलीकम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। इसके लिए भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है और लाइसेंस की भारी भरकम फीस देना पड़ती है। इस फीस में ही तो घोटाला हुआ था, उसी को तो हम 2G घोटाला बोलते हैं। इसके भी एक लंबी कहानी है, लेकिन हम वीडियो में कहां सुनाए, अगर अपनी रेगुलर क्लास होती तो मैं आपको बहुत बार कहानी सुनाता था इसके पीछे की। तो ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है कि क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। बट कुल मिला के ये कि लाइसेंस लेने के लिए आपको बहुत बड़ी फीस देना पड़ती है। तो वो लाइसेंस मीन्स राइट है, राइट ऑफ बिजनेस, कि हम बिजनेस ऑपरेट कर पाएंगे अगर वो राइट होगा तो, अदरवाइज नहीं। तो गवर्नमेंट जो फीस लेती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लाइसेंस आपके असेट है, इंटेंजिबल असेट, लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट वगैरह। उसको धीरे धीरे आप अमोर्टाइज कर सकते हो P&L में। कितना अमोर्टाइज कर सकते हैं वो इस सेक्शन में लिखा हुआ था। अब पढ़ना नहीं, लेकिन एक जनरल सेंस वाली बात बता देता हूं कि अगर आपको लाइसेंस के लिए 100 करोड़ देने पड़े और आपको लाइसेंस 25 ईयर्स के लिए मिला, तो सीधा सीधा लॉजिक ये था कि टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस फी, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम लाइसेंस फी अमोर्टाइज ओवर द लाइफ ऑफ लाइसेंस। लाइफ ऑफ लाइसेंस 25 साल है, 25 साल में। बट अब नहीं है, इसलिए हटा दें। तो ये पेज भी कट, 220 पूरा कट, 221 पूरा कट, 221 222 पर 32 AC लिखा हुआ मिलेगा, एक्सपेंडिचर ऑन एलिजिबल प्रोजेक्ट। खत्म हो चुका है, सेक्शन ही खत्म हो गया, 17-18 आखिरी था तो उन्होंने नहीं दिया, कट कर दो। अगेन एक मोस्ट टाइम सेक्शन पर आ गए 35 AD, स्पेसिफाइड बिजनेस। इसके बारे में मैंने आपको सेट ऑफ लॉसेस चैप्टर में बताया था। ये भी एक डिटेल सेक्शन है, तो ये भी एक पढ़ेंगे हम। तो 35 में IMP हो गया, 35 AD में IMP हो गया, ये दो मुझे पढ़ाना है। इसके तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाना है। फिर 3 छोटे छोटे सेक्शन आप देख लें 226 पर। पेमेंट टू एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर कैरिंग ऑन आउट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब ये कि आपको गवर्नमेंट की इच्छा है कि गांव यानी रूरल डेवलपमेंट किया जाए, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो इनका कहना है कि एनी सम पेड टू फॉलोइंग इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 CCA। सेक्शन याद रखो तो ठीक है, कोई IMP सेक्शन नहीं है। IMP मैंने अभी छोड़ दिए, वो बाद में डिटेल बताऊंगा। तो पहला है एनी एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन टू बी यूज्ड फॉर कैरिंग आउट प्रोग्राम फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो बस इतना ही काफी है, रूरल डेवलपमेंट। An association institute which has its object of training person implementation of rural development और नेशनल फंड वगैरह वगैरह। तो चारों पॉइंट आप कट कर दें।
चारों पॉइंट कट कर दे, जो हेडिंग लिखा हुआ है बस उसके साइड में लिख लें 100% ऑफ एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल। 100% डिडक्शन है, जितना खर्च किया पूरा, ठीक, 100%। दूसरा, वेटेड डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एलिजिबल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। अब अंडरलाइन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोजेक्ट आपका है और उस पर आपने खर्चा किया है या किसी इंस्टीट्यूशन को दिया है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने किसी को एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पैसा दिया, किसी को, किसी फंड, किसी इंस्टीट्यूशन को, तो आप साइड में लिख ले 150, 150%, 150% ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक, बाकी सब कट कर दें। तीसरा सेक्शन इस पेज पे मिलेगा 35cc डिवेटेड डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर फॉर स्किल डेवलपमेंट। आपने बहुत नाम सुना होगा स्किल डेवलपमेंट का मोदी जी के आने के बाद, तो हालांकि ये सेक्शन पहले का, बता दूं आपको, हर बात मोदी जी के आने के बाद की नहीं, ये पहले की भी। तो स्किल डेवलपमेंट, PMKY की स्कीम चली थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ऐसी कई स्किल डेवलपमेंट स्कीम चल रही है इंडिया में, जहां पर ट्रेनिंग सेंटर खोल खोल के गवर्नमेंट फ्री ऑफ चार्ज लोगों को स्किल डेवलपमेंट करवा रही है। तो इसके लिए जो पैसा खर्च करता अगर कोई एसएससी स्किल डेवलपमेंट पर, तो इस पे भी साइड में लिख ले 150%, 150% ऑफ एक्सपेंडिचर, बाकी कट कर ले। अब आपको कंफ्यूजन हुआ, सर पहले में 100 है, दो में 150 है, तो 100 तो समझ में आता है कि मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 100 रुपए का खर्चा करूंगा रूरल डेवलपमेंट पर, तो 100 रुपए लिख दूंगा, कोई गलत नहीं है ना। ये आ गया नेट प्रॉफिट, बिल्कुल सही। तो 100% 100 रुपए का खर्चा किया, 100 रुपए लिख दिए। मान लो मैंने ऑड फिगर लेता हूं, 85 का खर्चा किया तो 85 लिख दिया मैंने, क्या कर। तो रूरल डेवलपमेंट में 100% है और बाकी दो में 150% का मतलब समझे, यानी 50% एक्स्ट्रा डिडक्शन। आप खर्चा करो 85 रुपए का, 85 रुपए का, किस पर, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पर, या इस तरफ कौन सा था, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर। आप खर्चा करो 85 का, तो जितना एक्चुअल एक्सपेंसेस होगा उतना ही यहां लिखोगे, एक्चुअल लिखो, 100 रुपए प्रॉफिट आएगा। अब जब आप कंप्यूटेशन करोगे नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 100, तो आप 50% और लेस कर सकते हो। 100 तो यहां लेस हो गया, 150% का मतलब है कि 100 रुपए खर्चा करो और डिडक्शन 150 रुपए लो, ज्यादा तो खर्चा करो 85 और डिडक्शन आप कितना लोगे, 85 तो ले लिया आपने डिडक्शन, इसका 50% यानी 42.5 और माइनस कर लो। 42.5 और माइनस करूंगा अगर मैं, तो आप खुद सोचो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, और ऐसा। तो वेटेड डिडक्शन जहां जहां आते हैं, इसका मतलब वहां पर एक्सपेंडिचर से ज्यादा डिडक्शन मिलता है। कितना बढ़िया बात है। ये गवर्नमेंट ने इसलिए किया ताकि लोग इस चीज को प्रमोट करें, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल, स्किल डेवलपमेंट में पैसा लगा है। वो संस्थाएं जो स्किल डेवलपमेंट करते हैं, आप उनको पैसा दो, तो आप जितना पैसा दोगे उनका उसका 150% अलाउड होगा। आपने उनको 85 करोड़ दिए, 85 करोड़, आपको 85 करोड़ तो मिले डिडक्शन में, 42.5 और डिडक्शन ले लो, जबकि आपकी जेब से कितने गए, 85, 42 तो गए ही नहीं, फिर भी डिडक्शन दे रही गवर्नमेंट, इतना अच्छा डिडक्शन। बट ये डिडक्शन अगले साल से, असेसमेंट 21-22 से 100% हो जाएगा। ऐसा भी आप इसके अंदर लिखा हुआ देखोगे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया कि अभी हम एक साल का याद रखने वही बहुत है, एक साथ दो याद रखने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो अमेंडमेंट इस साल का नहीं, अगले साल का, अगले साल एग्जाम नहीं देना, हमें इस साल देना है। तो हम इस साल असेसमेंट ईयर की बात कर लें, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट में 3 बात लिखाई, पहले में 100, दूसरे में 150 और तीसरे में 150% ऑफ एक्सपेंडिचर इज अलाउेबल इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन अगला सेक्शन, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 35D, मोस्ट टाइम पे, ये भी मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिर 229 पेज नंबर पर, अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ अमलगमेशन, डीमर्जर। अमलगमेशन और डीमर्जर, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में अमलगमेट होती है,
जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में अमलगमेंट होती है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में अमलगमेंट हो गई, मर्ज हो गई, तो इनको मर्ज करने में कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ते होंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज में कुछ वकील को फीस देना पड़ती होगी, कुछ रजिस्ट्रार ऑफिस में, कुछ एमसीए में, है ना, कुछ प्रोफेशनल्स हायर करना पड़ते होंगे जिस पूरी इक्वेशन प्रोसेस को देखेंगे। कई चार्टर अकाउंटेंट फर्म तो मर्जर एंड इक्वेशन का ही काम करवाती है, रिटर्न विटर्न नहीं भरती। ये भी एक प्रैक्टिस का बहुत बड़ा स्कोप है, बड़ा अमाउंट मिलता है अगर आप मर्जर एंड इक्वेशन में एक्सपर्ट हो जाते हो तो जो एक्सपेंडिचर हुए अमलगमेशन के लिए, क्या वो इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्ट कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा होंगे। तो इनका कहना ये है, इन शॉर्ट हम कहें तो साइड में लिख लो कि डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, लिखा भी थर्ड लाइन में आप देखोगे तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट वर्ड, 5 साल में, यानी अगर मैंने 100 करोड़ का खर्चा किया तो मैं पूरा P&L में नहीं लिख पाऊंगा। अमलगमेशन एक्सपेंसेस में ज्यादा ज्यादा कितने लिख पाऊंगा? 150, 20 इस साल लिख दूंगा, 20 नेक्स्ट ईयर, 20 नेक्स्ट ईयर, 20 नेक्स्ट ईयर, 20 नेक्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में 20 और अगले 4 सालों में 20, तो 5 साल हो गया ना, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो इन शॉर्ट आपको इतना सा लिखना है साइड में, डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, बस अंदर कुछ भी पढ़ना नहीं। तो अमलगमेशन एक्सपेंसेस ऐसे 35DD सेक्शन याद रखो। तो फिर अगला है अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम 35DDA, ये भी याद रख सकते हो। VRS, आपकी कंपनी में कई लोग जल्दी रिटायरमेंट लेके चले जाते हैं वॉलंटरी इच्छा से, उनका सुपर एन्युएशन है 60 साल है, 60 साल से पहले उनकी इच्छा है जाने की, तो जा सकते हैं, लेकिन आपको उनको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस, कई जगह होता है। तो जहां जहां VRS स्कीम लॉन्च होती है, कंपनी खुद चाहती है कि जो वृद्ध लोग हैं वो जल्दी रिटायर हो जाए, हम नए जनरेशन के बच्चों को जो नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उनको लाएं। पुरानों को कब तक, पुरानों को तो पुराना नॉलेज है, नया नॉलेज अपडेट भी नहीं है उससे लोग, तो कंपनी खुद चाहती है कि ये VRS ले ले, तो कंपनी उनको लालच देती, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देती है। वो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर होता है, VRS एक्सपेंसेस। जैसे अभी कैश फ्लो वाला क्वेश्चन आया था, वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट, वो यही थी, वॉलंटरीली कोई सेपरेट हो रहा है तो जा भाई हम तुझे एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, अच्छा तेरे जाने से फायदा है, हम कुछ नए जनरेशन के बच्चों को लेंगे ताकि वो अच्छी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कंपनी पूरे खर्चे एक साथ ले सकती है? तो फिर यहां पर भी वही बात लिखोगे साइड में, डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, या अंदर अंडरलाइन कर लेना, लिखा हुआ अंदर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। सेम कंसेप्ट यहां पर भी है, आपने VRS पे 100 करोड़ खर्च किए, आप 20 हिस्सा लिख लो, बाकी 20 अगले साल में। अंदर का पूरा कट, इलस्ट्रेशन भी कट, बल्कि मैं कहता हूं पूरा पेज नीचे तक कट कर दे, कर दिया। नेक्स्ट पेज 231 पूरा कट, 231 बस। तो जितना कट करना था वो मैंने कट करवा दिया, जो छोटे छोटे सेक्शन थे मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिया। आप चाहें तो इनको एक एक 2-2 लाइन में अपनी कॉपी में लिख के रख लें। अब मेन सेक्शन जो मैंने छोड़े हैं, जो बड़े बड़े हैं, 35, एक पूरा लेक्चर इसके नाम पर आएगा, साइंटिफिक रिसर्च। 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस, पूरा लेक्चर इसके नाम पे आएगा एक, और 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये तीनों सेक्शन ऐसे हैं जो मोस्ट टाइम पे तो है ही, साथ में थ्योरी के साथ इसका प्रैक्टिकल जब तक नहीं करवाऊंगा कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो तीनों को मैं पहले थ्योरी समझाऊंगा और तीनों पे मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। तो 3 वीडियो अगले आपके ये आने वाले हैं। तब तक आप अब तक मैंने जो समझाया है वो अपडेट कर लें, रिवाइज कर लें, वीडियो फिर से देख लें। बिजनेस हेड में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन चल वही रहा, अलाउड डिसअलाउड, क्या अलाउड है, क्या कितना अलाउड है, कितना डिसअलाउड है। अगर आपने गलती से अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये एक्सपेंसेस पूरे 100 लिख दिए, कितने लिख दिए, पूरे 100, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जब मैं क्वेश्चन करूंगा नेट प्रॉफिट लिखूंगा, मान लो यहां नेट प्रॉफिट 50 का था तो 50 लिखूंगा, उसमें मैं ये क्या करूंगा, डिसअलाउड, क्योंकि क्या पूरे 100 अलाउड थे, 100 में से कितना अलाउड थे, सिर्फ 20, तो 80 क्या हो गए, डिसअलाउड। तो या तो मैं 80 डिसअलाउड लिख दूं, या फिर ऐसा कर सकता हूं मैं कि VRS स्कीम के पूरे पहले 100 डिसअलाउड कर दूं और फिर 20 अलाउड कर देता हूं अलग से, बात हो जाएगी 80।
तो आपको करना ये कि जितना P&L अकाउंट में लिखा है एज पर रूल्स के हिसाब से 20 लिख सकते थे, 80 गलत लिख दिया तो उसको एड बैक कर दो। यहां पर भी 100 नहीं 80 लिखना था, सॉरी 20 लिखना था अमलगमेशन एक्सपेंसेस, तो 80 डिसअलाउड कर दो। तो मैंने आपको फॉर्मेट में लिखवाया था नेट प्रॉफिट प्लस डिसअलाउड आइटम्स। तो ये हम पढ़ वही रहे हैं कि कितना अलाउड कितना डिसअलाउड, जो सही है छोड़ दो, जो गलत है उसको रिवर्स कर दो। इस सारे सेक्शन में उसी एंगल से समझना, मैंने इसलिए फॉर्मेट भी समझाया था पहले और एक इलस्ट्रेशन भी बताया था। उसी एंगल से सोचो कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो सर इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम प्लस माइनस क्या कर पाएंगे। क्लियर? चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे बड़े सेक्शन के साथ। तब तक आप अपना माइंड प्रिपेयर रखें और अपने सारे पेंडिंग वर्क कंप्लीट करें। दिमाग में थोड़ी जगह बना के रखना ताकि ये सेक्शन घुस सके, है ना। खाली मत कर लेना दिमाग में, तो सब उड़ जाएगा। थोड़ी सी जगह बना के रखना, यानी जितने सेक्शन अभी पढ़े हैं उनको अलग रखना और ये अलग। बहुत IMP सेक्शन है और बहुत बढ़िया सेक्शन है। थैंक यू सो मच।